गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की परतें। ये जो टॉपिक है ये ईवीएस का पार्ट है, या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कह लीजिए या फिर एनवायरमेंटल साइंस कह लीजिए, उसका पार्ट है जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब कोई एक एग्ज़ाम की बात करूँ तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ईवीएस का ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले जो हमारा वायुमंडल है उसके बारे में समझते हैं। जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के आवरण से घिरी हुई जो परत है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों की एक कवरिंग है, गैसों की कवरिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, उनका क्या अनुपात है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन गैस का है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78.08% है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑक्सीजन 20.95% यानी लगभग 21%। आर्गन है 0.93% यानी 1% से कम। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 0.036%। नियॉन है आपका 0.002%। क्रिप्टन है 0.001। हीलियम है 0.0005। इसी तरीके से जेनॉन है आपका 0.00009 एंड हाइड्रोजन 0.00005%। तो इस तरीके से वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है वो जो है आपका घटते क्रम में नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक है। उसके बाद और भी गैसें हैं वो बहुत ही नाम मात्र की पाई जाती हैं, तो उसको मेंशन नहीं किया गया है। बाकी अगर कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन गैस। और आपको ये भी पता होगा कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, वो पारगम्य होती हैं, और जो अर्थ से वापस जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं वो अपारगम्य होती हैं, वो वापस उतनी नहीं पहुंच पाती हैं सूर्य तक। अब आगे देखिए क्या है, तो अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करें तो जो सबसे पहली परत है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर इसकी औसत ऊंचाई 8 किलोमीटर, ध्रुव मतलब पोलर रीजन्स में। और संवहनी धाराओं के कारण, कन्वेक्शन करंट के कारण विषुवत रेखा पर इसकी जो औसत ऊंचाई है विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, यानी कि इक्वेटर पर। विषुवत रेखा का मतलब क्या है, इक्वेटर पर। अब ट्रोपोस्फेयर की बात देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है कितनी है, लगभग 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक। अब इसकी खासियत क्या है, प्रति किलोमीटर की ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट में ऊपर की ओर पहुंचते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पर किलोमीटर के हिसाब से, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से घटता जाता है। यानी कि हाइट और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, और पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से जो टेम्परेचर है गिरता चला जाता है। इसी को क्या कहा है इन्होंने, सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर। नाउ अब आगे देखिए क्या लिखा है, समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, इसी कारण यह मंडल वायु यातायात के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। वायु यातायात का मतलब जो एरोप्लेन्स हैं, जो हवाई जहाज हैं, वो इस वायुमंडल में नहीं उड़ते हैं, इस मंडल में नहीं उड़ते हैं। किसमें,
ट्रोपोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में अकर होती हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मौसमी घटनाएं हैं, यानी कि बिजली का कड़कना, बारिश का होना, चक्रवात, आंधी तूफान, ये सब किस लेयर पर आती है? तो ये सब ट्रोपोस्फेयर पे आती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। यह मंडल वायुमंडल के 75% तत्वों को अपने में समाविष्ट किए है, यानी कि 75% जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो गैसेज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। यह वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर है, यानी कि ये बहुत ही डेंस मीडियम है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है बहुत ही डेंस होता है। अब आगे देखिए इसकी मेन मुख्य बात क्या है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जहां विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, मान लीजिए जैसे कई लेयर्स हैं, तो ये मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस से क्षोभ मंडल, ये ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपरी सीमा है ये। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि जहाँ विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं यह ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि जहाँ ये जो ट्रोपोस्फेयर की जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, अगर विषुवत रेखा की बात करें -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और अगर पोलर रीजन की बात करें तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि क्या है, आगे देखिए क्या लिखा है। विषुवत रेखा पर तापमान में कमी ध्रुवों की तुलना में इसलिए अधिक होती है क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। अब जाहिर सी बात है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्या है। अगर अगले लेयर की बात करें ये था आपका ट्रोपोस्फेयर। अब अगला स्तर है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। देखिए नाम से भी पता चला इसका नाम समताप मंडल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है समान रहता होगा, इसलिए इसको बोला गया समताप मंडल। अब समताप मंडल क्या है? देखिए यह क्षोभ सीमा द्वारा क्षोभ मंडल से अलग होता है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है ट्रोपोस्फेयर से किसके द्वारा अलग होता है? मान लीजिए ये आपका ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर का एक सीमा पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर से किसके द्वारा अलग होता है? क्षोभ सीमा के द्वारा, ट्रोपोपॉज के द्वारा। यानी कुछ एक आध किलोमीटर की ट्रोपोपॉज होगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है समताप मंडल। तो समताप मंडल की देखिए जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक होती है। यानी कि इसकी कितनी थी? 0 से 13। अब 13 के बाद लगभग 13 से 50 किलोमीटर तक कहाँ क्या पाया जाता है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसका फिगर हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। अब देखिए क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, जो इसकी निचली परत में मंद गति से व ऊपरी भाग में तीव्र गति से होता है। अब देखिए जो समताप मंडल है उसकी भी दो परत हैं, एक निचली परत है, एक ऊपरी परत है। अब देखिए क्या है, ये कह रहे हैं समताप मंडल में क्या होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यानी कि जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और ट्रोपोस्फेयर में याद करिए क्या था, ट्रोपोस्फेयर में क्या था, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। इसकी भी दो सीमा है, जो निचली सीमा है उसमें टेम्परेचर मंद गति से और ऊपरी भाग में तीव्र गति से परिवर्तित होता है, बढ़ता है। इसका कारण यहाँ ओजोन गैस की मौजूदगी है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि निचली परत में मंद गति से टेम्परेचर बढ़ता है और ऊपरी भाग में तीव्र गति से टेम्परेचर बढ़ता है? उसका कारण है ओजोन लेयर, ओजोन गैस, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ओजोनोस्फेयर है, जो ओजोन मंडल है, वो किस में पाया जाता है? तो वो किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल की जो निचली परत है वही क्या कहलाती है? ओजोन मंडल, जो कि 15 से 35 किलोमीटर का हिस्सा होता है। अब आगे देखिए क्या है, यह मंडल जलवायविक घटनाओं से मुक्त होने के कारण वायु यातायात के लिए आदर्श माना जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो हवाई जहाज हैं, जो एरोप्लेन हैं,
वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? ये उड़ाए जाते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में। अब अब ओजोन मंडल देखिए, अभी मैंने बताया कि जो ओजोनोस्फेयर है वो किस में पाया जाता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक भाग है। तो ओजोनोस्फेयर है वो समताप मंडल के निचले, अभी इसका फिगर हम लोग आगे देखेंगे, समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है O3, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों से जो यूवी रेज निकलती हैं उससे हमारा बचाव करती है। नाउ अब आगे देखिए क्या है। समताप मंडल के बाद आता है आपका मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है आपका, वो इसका विस्तार जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या होता है, यहाँ पे फिर से एक नई चीज़ होती है। वो नई चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो तापमान है फिर से घटने लगता है, यानी फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर फिर से घटने लगता है। ये किस में होता है? ये मेसोस्फीयर में होता है। मेसोस्फीयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर पहुंचते हैं, वैसे वैसे तापमान में क्या होती है? तापमान में जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा था तापमान में कमी आती है, ये है मेसोस्फीयर। अब अगला जो आपका स्फीयर है ये है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। इसी को हम लोग थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि थर्मोस्फीयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आयनोस्फीयर, या फिर आयनोस्फीयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसको कह सकते हैं थर्मोस्फीयर, यानी आयन मंडल या तापमंडल दोनों एक ही चीज़ हैं। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? जो आयन मंडल है, जो आयनोस्फीयर है, इसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है? इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहे जाते हैं। आयन आपने सुना होगा कैटायन और एनायन, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जो विद्युत आवेश होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, प्लस माइनस आयंस, वो कहाँ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो पाए जाते हैं आपका आयनोस्फीयर में। अब देखिए क्या है, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। अब देखिए फिर से यहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगता है। अब देखिए कितना ड्रामेटिकल है। पहले टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या था? हाइट के साथ घट रहा था। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था। फिर मेसोस्फेयर में फिर घटने लगा। अब फिर से आयनोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट रहा है, यानी एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। अब देखिए आगे क्या है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर से वापस लौट आती हैं, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रचालन सुगम होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो वातावरण में किस लेयर में पाई जाती हैं? तो किस लेयर में पाई जाती हैं? आयनोस्फीयर में। और किस लेयर से वापस टकरा कर आ जाती हैं रेडियो वेव्स? आपका आयनोस्फीयर से। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें और लिखा है, यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होती है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि जो ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस है और जो ऑरोरा बोरियलिस है, ये किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ये किस मंडल में पाए जाते हैं? ये आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं। और ये जो ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस और ऑरोरा बोरियलिस है, ये अभी मैं आगे फिगर दिखा रहा हूँ, वो एक तरीके का प्रकाश होता है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, वो इसी मंडल में पाया जाता है। और देखिए जो लास्ट इसका स्फीयर है, जो वायुमंडल की अंतिम परत है, उसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल या बहिर्मंडल बोला जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जहां वायु अत्यंत विरल होती है। इसका विस्तार सामान्यतः 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद पाया जाता है।
400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का मतलब क्या है कि अगर मोटा मोटा हम बात करें तो ये जो लेयर है 400 किलोमीटर से ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद जो हमारा वायुमंडल है वो समाप्त हो जाता है और फिर से हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें क्या है कि 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल जो है विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब आगे देखिए क्या है। तो ये थी आपकी जो 5 जो लेयर थी वातावरण की। अब जो मैंने देखिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियलिस की बात की थी, वो इस तरीके का प्रकाश दिखाई देता है आयनोस्फीयर में, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। और देखिए जो आपका आयनोस्फीयर है वो कई लेयर्स में आगे भी बटा हुआ है, जैसे डी लेयर है, एफ लेयर है। जैसे अगर हम आयनोस्फीयर की बात करें उसको भी कई सब पार्ट में बांटा गया है, जैसे डी लेयर है, फिर उसके बाद ई लेयर है। तो जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस है, ए और ए बी, ये ई लेयर में पाई जाती हैं। उसके बाद एफ लेयर है, उसके बाद जी लेयर है, यानी इतनी लेयर किस में पाई जाती हैं, आयनोस्फीयर में भी पाई जाती हैं। अब आगे देखिए क्या है। अगर हम इस फिगर से समझिए पूरे क्या बोलते हैं पूरे वायुमंडल को। तो देखिए वायुमंडल की संरचना क्या है। जैसे सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल है, शुरुआत में ही मैंने बताया 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो देखिए ये जो क्षोभ सीमा है, डैश डैश लाइन है, यहाँ तक देखिए क्या है, टेम्परेचर पहले शुरुआत में घटना स्टार्ट होता है। आपको याद होगा बताया था 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से घटता है टेम्परेचर। फिर जैसे ही क्षोभ सीमा पर पहुँचता है उसके बाद कुछ ऊंचाई तक जो है टेम्परेचर स्थिर रहता है। फिर समताप मंडल में जैसे ही पहुंचते हैं फिर से देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और समताप मंडल में देखिए 50 किलोमीटर के पास जाते जाते टेम्परेचर लगभग 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया है माइनस में। फिर देखिए कुछ ऊंचाई तक समताप मंडल में टेम्परेचर स्थिर होता है, फिर से टेम्परेचर घटना स्टार्ट होता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। अब मध्य सीमा से ऊपर जैसे ही ग्राफ देखिए आगे बढ़ा, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बाह्य वायुमंडल में स्थिर रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही बाह्य वायुमंडल को पार करता है टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देता है और फिर बढ़ते चला जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर देखिए तो पहले टेम्परेचर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। ये आपका वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। ये जो एक्स एक्सिस है ये तापमान या डिग्री सेंटीग्रेड दर्शा रहा है, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये जो सीधी लाइन है, खड़ी लाइन है, वाई एक्सिस है, इसको हाइट बोलते हैं, ये ऊंचाई को दर्शा रहा है ना। अब देखिए इसको एक फिगर के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है लगभग 0 से 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर, मतलब ये एक फिक्स रेंज नहीं है, बस समझ लीजिए कि रेंज मानकर चलिए, फिक्स पॉइंट नहीं है। तो ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके बाद ओजोन लेयर है 20 से 30 के बीच में, फिर मेसोस्फेयर है आपका, फिर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में देखिए आपको थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक पाया जाता है कार्बन लाइन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो कार्बन लाइन है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो किसके बीच में पाया जाता है, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में। इसी तरीके से अगर और आप और फिगर देखना चाहें तो ट्रोपोपॉज में देखिए सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये दिखा रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं। उसके बाद मेसोस्फेयर में मीटियोर्स, जितने भी घटनाएं होती हैं, मीटियोर्स जो लड़ते हैं वो यहीं आकर जलकर राख हो जाते हैं। फिर कार्बन लाइन है, फिर उसके बाद जो भी सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो कहाँ हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हैं, बोरियलिस है, वो थर्मोस्फेयर में है। उसके बाद जो पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं वो एक्सोस्फेयर का पार्ट है। तो इसी तरीके से ये फिगर भी वही चीज़ दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ना। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ई आई मोस्ट या आई मोस्ट। आई मोस्ट ऐसे याद कर लीजिए और उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर जाइए। यानी ऊपर से नीचे का मतलब क्या कि मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक, ई आई मोस्ट या आई मोस्ट, ऐसे याद कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोनोस्फेयर है।
उसके बाद तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, और पांचवा है एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं और वायुमंडल में क्या क्या गैसेस पाई जाती हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि वीडियोस अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।